पसंद करते हैं और छठा टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ्स का है। इसको स्किप करके सेकंड क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और पहला इसमें कथन दे रहा है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। दूसरा है बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए इसका उत्तर केवल दो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिटलर था उसने नहीं बनाया था गुटबंदी। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को नहीं कहा जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला बिल्कुल सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। देखिए उपरोक्त में से केवल कथन जो दो है वो सत्य है। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है, ना कि हिटलर को माना जाता है। ठीक है, अतः कथन जो एक है वो असत्य हो गया है। बिस्मार्क ने जो है 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की थी। ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि किया था। और 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के विरुद्ध जो है, तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी से संबंधित था, तो बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिलकर एक त्रिगुट, जिसको ट्रिपल अलायंस कहा जाता है, बनाया था। और इस त्रिगुट के विरोध में जो है 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर एक त्रिदेशीय संधि, जिसको ट्रिपल एताद कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के अल्सास और लॉरेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। बिस्मार्क जो है ये जर्मन संसद जो था में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति, याद रखिएगा, बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था और इसका तात्पर्य था सैन्य उपायों से जर्मनी का एकीकरण करना। ऑस्ट्रिया ने जो है कि 1866 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा की थी और अंततः वह पराजित हुआ था। 1870 ईस्वी में जो है फ्रांस, नेपोलियन और प्रशा बिस्मार्क के मध्य हुए सेडोन की लड़ाई, जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो 1871 में हुआ था, के द्वारा समाप्त हुआ था, जिसमें फ्रांस की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो ये आपका पहला का एक्सप्लेनेशन था। आइए सेकंड क्वेश्चन के बाद चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एग मार्क क्या है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है और फूड क्वार्टिफिकेशंस क्या है। और इधर है वस्तु और सेवाओं के लिए मानक गुणवत्ता गारंटी का मोहर, उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन, खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। तो देखिए जो एक मार्क है ये गुणवत्ता गारंटी का मोहर देता है, एक मार्क। उसके बाद जो अगर आपका उपभोक्ता इंटरनेशनल है, ये उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है ये आपके उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है, भारतीय मानक ब्यूरो, ये आपका जो है वस्तु और सेवाओं के लिए मानक तैयार करता है। और फूड जो क्वार्टिफिकेशन है ये खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए एग मार्क जो होता है, एग मार्क ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद, याद रखिएगा, एग मार्क जो है ये कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि एवं संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानवीकरण जो है उसको प्रोत्साहित करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम समझते हैं तो उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था और यह जो है कि सीओपीआरए नाम से जो है प्रसिद्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 20 एक्ट 2016 के तहत हुई थी और यह वस्तुओं का मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन का कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। फूड फोर्टिफिकेशन में जो है खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को अलग से जोड़ा जाता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। उन दृश्यों का आरोही क्रम बताइए। सन्यासी, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। तो इन्होंने सबसे पहले जो था किसको देखा था? तो इसका क्रम बताने के लिए बोला। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जो था वृद्ध व्यक्ति को देखा था, उसके बाद इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा था, उसके बाद इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था, उसके बाद सन्यासी को, जिससे ये प्रभावित हो गए थे सन्यासी से। उसके बाद इन्होंने भी वैराग्य का भावना जो था धारण कर लिया था। तो गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। उन 4 दृश्यों का क्रम में सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, फिर सन्यासी व्यक्ति। और ये प्रसन्न मुद्रा में थे, जिसके बाद इनको लगा था कि अरे जब ये किसी चीज का, हर चीज का त्याग करके भी इतनी प्रसन्न है तो हम भी क्यों इस तरह रह सकते हैं। इस तरह से इनसे प्रभावित होकर अपने गृह त्याग के लिए निकल पड़ते हैं। तो 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे जो था निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन से वे तथागत कहलाए थे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्न कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन है नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात और संवेग संरक्षण। तो इसमें जो होगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होगा। क्यों होगा देखते हैं इसको। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है चाहे वह किसी भी स्थान पर उसे रखा जाए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए नियत अनुपात का नियत अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोवर्स ने किया था। और गुणित अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन ने किया था। जब दो पिंड जो आपस में टकराते हैं तो एक पिंड जितना संवेग होता है दूसरा पिंड उतना ही संवेग प्राप्त करता है और यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे संवेग संरक्षण क्या है, नियत अनुपात क्या है, गुणित अनुपात क्या है, उसको थोड़ा सा व्याख्या कर दिया गया है। लेकिन उत्तर जो था द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत वो इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात करते हैं प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। और इंद्रधनुष के रंग और श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग बिल्कुल नहीं, ये इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए इसके लिए एक जो याद करने का तरीका है उसको आप लोग जैसे याद कीजिएगा, राम जी और बजरंगबली, राम जी बजरंगबली के साथ गीता भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आर बी जी ये प्राथमिक रंग हो गया और माई, माई मतलब मेरा होता है, एम वाई, माई यहां कर लीजिए और सी फॉर चैप्टर, मेरा चैप्टर शुरू होगा यहां से, ऐसे कीजिएगा। तो आपके रेड और ग्रीन, देखिए रेड आपका ये प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर है, ये ग्रीन भी प्राइमरी कलर है और बी भी प्राइमरी कलर है। एम वाई सी जो है ये सेकेंडरी कलर है जिसको मिलाने से बनता है, जैसे आर और बी रेड और अगर हम लोग ब्लू को मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा, उसी तरह आर और जी को मिलाएंगे तो येलो कलर बनेगा और इसी तरह आपका जी और आर को मिलाएगा तो
आपका सी बनेगा। तो ये एक, और इन सबको मिला दीजिएगा तो आपका श्वेत प्रकाश बन जाएगा, यही श्वेत रंग बन जाएगा। यही तो नियम हम लोग बचपन में पढ़े थे फिजिक्स का, तो उसी को ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो प्राथमिक रंग जो होता है वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, जैसे आरजीबी, लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीय रंगों की प्राप्ति होती है। और कौन कौन सा द्वितीय रंग है देखिए, यहाँ पे वही चीज को दिया हुआ है। याद रखिएगा, राम जी बजरंग बली के साथ साथ गीता भी पढ़िए। और एम मतलब माई, एम माई, माई हो गया चैप्टर, मेरा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, याद करने का एक तरीका है। और इनको इनको जैसे इनको मिलाने से सी हो जाएगा, इनको मिलाने से व्हाइट हो जाएगा, सॉरी व्हाइट हो जाएगा। ये एक चार्ट, इस चार्ट से आप पूरा डायग्राम को याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाल हरा को मिलाने से पीला बनता है, हरा नीला को बनाने से सियान बनता है, लाल नीला को मिलाने से मैजेंटा बनता है, इस तरह से। तो सभी रंगों को आपस में मिलाने पर उजला रंग की प्राप्ति हो जाती है। और इंद्रधनुष जो होता है का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो ऊपर होता है लाल रंग होता है, जबकि सबसे नीचे होता है जो बैगनी कलर होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। 7 रंगों में टूटता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी पिंड का संवेग जो है n गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये देखिए, कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था, उसमें भी हम लोग ये चीज देखे थे। तो उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, इसका उत्तर जो होगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो n स्क्वायर हो जाती है। और गतिज ऊर्जा संवेग में जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और संवेग को p से डिनोट किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k² होता है, जहां m जो है आपका द्रव्यमान होता है। तो ये फॉर्मूला से आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित होगा। तो इसमें एक कंडीशन ये होता है कि जब किसी दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा किस प्रकार से उसमें प्रभावित होगा। तो संवेग स्थिर होने पर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपके द्रव्यमान के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हल्के वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी एवं भारी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आपसे बोलता है कि जब किसी दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो संवेग जो होता है, ये संवेग स्क्वायर जो होता है वो आपके प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया गया है। और इस स्थिति में हल्की वाली वस्तु की संवेग कम हो जाती है और भारी वाली वस्तु की संवेग अधिक हो जाती है, ठीक है। और ये आपको कल भी इस पे एक आधारित क्वेश्चन था, मतलब कल मतलब 5वें सेट पर। तो उसको आप लोग इस चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो गूगल ने जो है आपका अभी जो इसको स्थापित किया वो हैदराबाद में किया है। तो गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। और यह केंद्र जो है भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा की टीमों की एकजुटता को करता है। ये कुछ अन्य उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं, जैसे कि अन्य उपयोगी तत्व को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, ठीक है। देखिए, नई लद्दाख आरक्षण नीति के तहत अगर आपसे पूछ देगा कि लद्दाख में वहां के स्थानीय निवासियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया सरकारी नौकरियों में, तो 85% दे दिया गया। तो ये नई आरक्षण नीति है लद्दाख की, उसके तहत की गई। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु जो है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया और इसलिए इसको भारत की तेंदुआ राजधानी भी कहा गया है, मतलब किसको, बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को। आगे बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने कोलंबी कला में जो है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने का घोषणा किया। इसी के साथ असम में देखिए, ये वाला भी एक बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा था, उसी विद्रोह को यहाँ पे बताया गया कि असम में काबी जो आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना जो थी, वहां पे स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने इतना $1 मिलियन का जो ऋण था उसको वापस ले लिया था क्योंकि आदिवासी लोग इससे खुश नहीं थे। अगला है, केंद्र सरकार ने बिहार में पहला जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का मंजूरी दिया। और इसको कहां पे किया जा रहा है, तो नवादा में किया जा रहा है, नवादा के रजौली में प्रस्तावित है, ठीक है। 2000 मेगावाट का ये होगा और इसमें 4 यूनिट होंगे, 500 मेगावाट के, 500 मेगावाट के 4 यूनिट होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने जो है 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत जो भारत केंद्र सरकार है वो कितने राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी, तो 6 राज्यों में करेगी। आगे बात करते हैं, हाल ही में मणिपुर की जो लिंथोई चनबम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी लिंथोई चनबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में जूडो में स्वर्ण पदक दिलाने वाली कौन है, तो मणिपुर की जो लिंथोई चनबम है उन्होंने दिलाया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। तो आपसे पूछ देगा कि भारत में पहला योग नीति कहां शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूचनाओं के प्रसारण के लिए द हिंदू जो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं आजकल डिजिटल भी आता है, को चैंपियंस डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए जो है इकॉन 2005 की मेजबानी भारत कर रहा है इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है। नहीं, क्रिकेट में शतरंज से होने वाला है, ये गलत हो जाएगा। हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लॉरियस पुरस्कार से नहीं किया गया बल्कि प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीता। तो ये वाला बिल्कुल सही है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, 1 और 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 1 और 2 कौन है, तो सी है। देखिए, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना जो है संबंध इसका शतरंज से है और सेरेना विलियम्स को जो है प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। इसके आगे बात करते हैं, तो 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने साइमन बाइल्स जो अमेरिका के हैं और मोंडो डुप्लांटिस जो है स्वीडन है, उनको सम्मानित किया गया था। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स से साइमन बाइल्स और मोंडो डुप्लांटिस को सम्मानित किया गया था, ना कि सेरेना विलियम्स को। आइए कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो अखंड गोदावरी परियोजना जो है आपके आंध्र प्रदेश में इसका आधारशिला रखा गया। और इसका अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला जो बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो केरल राज्य में, केरल में भी कन्नूर में, केरल के कन्नूर में ये खोला जा रहा है, केरल के कन्नूर में। और
अरेवल करके वहां पे जो अरवल या अरेवल करके एक बटरफ्लाई सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य, उसी को ये बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। अरवल या अरेवल करके कुछ नाम है। आगे देखते हैं, 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अडानी ग्रुप ने हाल ही में गुजरात में पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया, ये भी आपके एग्जाम में आने की अति संभावना है। ये वाला स्लाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। केरल राज्य में उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की। उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब ने की है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह अनुच्छेद 279A के तहत वर्णित है, ये तो सत्य दिख रहा है आपका। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करता है, बिल्कुल सही बात है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, 3/4 बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से नहीं होता है। केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत आपका सी हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है। तो गलत आपका सी हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं बल्कि 3/4 बहुमत से लिया जाता है। एक बार देख लेते हैं जीएसटी परिषद होता क्या है, इसकी नियुक्ति कब की गई थी, इसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, सारा चीज यहाँ पे देख लेते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। तो देखिए, जीएसटी परिषद जो है ये भारत में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली एक संवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति के आदेश से 2016 में किया गया था। और हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच कराधान में सहयोग को बढ़ावा देना है। और अगर हम बात करते हैं तो जो सहकारी संघवाद है उसके उच्च मानकों को स्थापित भी करना इसका उद्देश्य है। परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं और इसमें बात करते हैं अध्यक्ष का, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने अभी तक 2025 तक को अगर आप देख लीजिए तो कुल 8 बार बजट पेश किया है। अगर बात करते हैं सदस्य में कौन कौन होता है, तो राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री व अन्य नामित मंत्री इसके सदस्य होते हैं। साथ साथ केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं परिषद के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सिफारिशें क्या क्या होती है, तो किन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाए या छूट दी जाए उनको ये लोग देखते हैं। फिर मॉडल जीएसटी कानून को ये लोग बनाते हैं। फिर कर की दरें निर्धारित करना इनका काम है। विवाद समाधान, जैसे केंद्र और राज्य के जीएसटी से संबंधित कुछ विवाद हो जाए उसको ये खुद सुलझाते हैं। लेकिन निर्णय प्रक्रिया कैसे दी जाती है, तो निर्णय में जो है 3/4 बहुमत दी जाती है, जिसमें केंद्र का जो भारांश है वो 1/3 है और राज्यों का भारांश जो है वो 2/3 है, और इसी पे बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है संयुक्त राष्ट्र, IMF और खाद्य और कृषि संगठन और यूनेस्को, इसका जो आपका मुख्यालय है उसको बताना है। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है, FAO का रोम इटली में है, संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में है और IMF का जो है वाशिंगटन DC में है। तो देखिए कौन सा है, A का 2 कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही वाला हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं किसका मुख्यालय कहाँ है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब इसमें से आने का अति संभावना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना जो थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी प्रकार IMF जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO जो है ये रोम इटली में इसका मुख्यालय, इसकी भी स्थापना 1945 में की गई थी। यूनेस्को जो है इसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका जो मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। विश्व बैंक जो है वाशिंगटन DC में इसका जो है मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है इसका मुख्यालय जो जिनेवा में है और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। विश्व व्यापार संगठन जो है ये जिनेवा में इसके मुख्यालय और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना 1950 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना है 1957 में की गई थी। नाटो जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी मुख्यालय है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। सार्क जो है ये काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय 1985 में इसका स्थापना किया गया था। एशियाई विकास बैंक जो है ये मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 1966 में था। यूरोपियन संघ जो है इसका ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसका जो स्थापना 1993 में किया गया था। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन जिसको ओपेक बोला जाता है, इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, इसको रट लीजिएगा, इसमें से आने का संभावना अति ज्यादा है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कैसे? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक दिशीय होता है और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य ही को माना जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी आधारभूत कार्यात्मक इकाई है और यह एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठन अंतर्निहित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा और पदार्थों का संचय एवं बहिर्गमन होते रहता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और जो बात करते हैं विश्व के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जल ही फैला हुआ है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है और जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आ जाते हैं, इसमें जितने भी प्राथमिक उत्पाद मतलब हरे पौधे होते हैं जितने उनको सबको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है और इनका कार्य जो है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा संचयन करना होता है। इसी प्रकार उत्पादक जो होता है जैविक एवं अजैविक संगठनों के बिचौलिया का कार्य करता है, ठीक है। उपभोक्ता ये जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक
जो होते हैं प्राथमिक जितना उपभोक्ता जो होते हैं, सॉरी उत्पादक जो होते हैं, उनसे वो प्राप्त करते हैं अपना भोजन। अपघटनकर्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी आते हैं, कवक, जीवाणु वगैरह आते हैं और इन्हें प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है, स्कैवेंजर भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अपघटनकर्ता या प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर किसको कहा गया है, तो अपघटनकर्ता को कहा गया या मृतोपजीवी। इसके उदाहरण कवक और जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण जो है उष्मागतिकी नियमों के अनुसार कार्य करता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लिंडमैन का नियम जो है, जिसमें जिसे 20% का नियम भी कहा जाता है, के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचरण का जो पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जो है केवल 10% ही ऊर्जा पहुंच पाता है। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। तो देखिए, बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अगस्त नहीं, 16 अगस्त नहीं होगा, 16 अक्टूबर होगा। याद रखिएगा, यहाँ 16 अक्टूबर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो सर एंड्रयू फ्रेजर था। और वंदे मातरम के नारे के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर का ही दिन था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया था। आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन के बारे में एक आध दो चीज और समझ लीजिए कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक असुविधा बताया गया था, हालांकि वास्तविक कारण जो बंगाल की राष्ट्रीयता को कुचलना और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत में शुरू हुआ था और इसका केंद्र जो था आपका बंगाल ही था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को बंबई एवं पुणे से तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और पी आनंद चार्लो इत्यादि नेताओं ने प्रसारित करने का कार्य किया था। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली में आपका जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। बंबई एवं पुणे में तिलक ने किया था और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और पी आनंद चार्लो ने किया था। आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया था। किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था घोर विरोध के कारण। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसी समय भारत की राजधानी जो है कोलकाता से हटाकर कहां कर दी गई थी, दिल्ली कर दी गई थी। और राजधानी परिवर्तन जो लागू कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है, तो जो कांवर झील है ये बेगूसराय में स्थित है। यहाँ पे हम आपको एक अपडेट दे देते हैं, 2 दिन पहले का अपडेट है कि कांवर झील जो है ये बिहार का, बेगूसराय में तो है ही, ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में जो आपका गोगाबिल झील है, गोगाबिल झील जो आपकी कटिहार में है, गोगाबिल झील जो है कटिहार में, इसको जो है बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ये अभी 2 दिन पहले का न्यूज है, ठीक है। तो गोगाबिल झील भी जो है अभी आपका बिहार का रामसर स्थल हो गया। इसके पहले बिहार के ही 2 स्थल को रामसर स्थल घोषित किए गए थे, जिसमें एक बक्सर का जो है, बक्सर में आपका एक ये क्या बोलते हैं, बक्सर का जो आपका गोकुल जलाशय है, गोकुल जलाशय उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। और साथ साथ उदयपुर झील जो आपका पश्चिमी चंपारण वाला है, उदयपुर झील उसको घोषित किया गया था। तो अभी 2025 में ही बिहार के ही 2 मतलब आपके नम क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब गोगाबिल झील को भी कर दिया गया। इससे पहले ऑलरेडी बिहार में 3 है, जिसमें कांवर झील है और एक नागी और नकटी जो आपका पंछी अभ्यारण्य जमुई वाला है वो है। तो इस प्रकार बिहार में अब 6 टोटल रामसर स्थल हो गए हैं। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया है। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कांवर झील कहाँ है, तो आपको उत्तर तो पता चल ही गया होगा, बेगूसराय में। तो आइए कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। कांवर झील बेगूसराय में है, गोगाबिल झील कटिहार में है, कुशेश्वर झील जो है आपके दरभंगा में है, सिमरी झील जो है ये सहरसा में है, जगतपुरा झील जो है भागलपुर में है, मोती झील जो है मोतिहारी में है, और आपका जो सरैया मन है ये बेतिया में है, पिपरा मन जो है मोतिहारी में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है, अनुपम झील कैमूर में है, और मुचलिन झील जो है बोधगया में है, नागी झील जो है आपका जमुई में है, नकटी झील भी आपका जमुई में है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, महामाया प्रसाद सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा। तो देखिए महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और अगर हम बात करते हैं कि मतलब बिहार के मुख्यमंत्री का एक संक्षिप्त विवरण ही ले लेते हैं, और पहले मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, सबसे पहले कौन बना था, स्वतंत्रता के बाद कौन बना था, सारी चीजों को देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम, उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था, प्रांत का हेड प्रधानमंत्री होता था, तो मोहम्मद यूनुस था जो कि 1937 में बना था, ठीक है। उसका स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण सिंह चयनित हुए थे, चुने गए थे, नियुक्त हुए थे। अगर हम बात करते हैं बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री के बारे में, तो भोला पासवान शास्त्री थे। और भोला पासवान शास्त्री के बाद में बोला जाए तो बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था। कुल इनके समय में मतलब इनके कार्यकाल में कुल 3 बार बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। इसके बाद बात करते हैं बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी थी, और इनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे बात करते हैं बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारे चाचा जी नीतीश कुमार हैं, जो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी हैं, और फिर से लगता है कि वही आने वाले हैं। आगे बात करते हैं बिहार में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बना था, तो सतीश प्रसाद सिंह थे, जो मात्र 4 दिन के लिए बने थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिहार में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, तो देखिए भोला पासवान शास्त्री के समय 3 बार लगा है, श्रीमती राबड़ी देवी के समय 2 बार लगा है, 3 2 5, जगन्नाथ मिश्रा के समय 1 बार, रामसुंदर दास के समय 1 बार, और लालू प्रसाद यादव के समय 1 बार, तो 5 3 8 टोटल बिहार में अभी तक 8 बार लगा है। सबसे पहली बार जो लगा था 1968 में, वो भोला पासवान जो थे उस समय, उनके समय में लगा था। तो बिहार में कुल अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग
नीचे दिए गए सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभिकेंद्रीय बल, संवेग, वेग, त्वरण और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए वेग क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, s बाई टी होता है, आपको सभी को पता है। और त्वरण क्या होता है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। एक त्वरण को ही बोलते हैं। p किसको बोलते हैं, तो p संवेग को बोलते हैं। तो संवेग का क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू mv हो जाएगा। और अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो इसको मिला लेना है कि कौन सा उत्तर होगा। और आइए इसको देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ भी है उत्तर इसका। चलिए आगे बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सॉरी 19 क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 19 गायब हो गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विश्व निवेश रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जारीकर्ता कौन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑब्वियसली हुरून वाला का हुरून रिसर्च ही होगा, आपको पता होगा। और सबको पता है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विश्व निवेश जो रिपोर्ट है, इसको कौन करता है, कहाँ गया, यहाँ पे एक सेकंड, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है इसको कौन करता है, तो यूएनसीटीएडी करता है। तो 3 हो गया, चौथा कौन सा बच गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करेगा, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको विश्व आर्थिक मंच करता है। आइए एक बार देख लेते हैं इसके उत्तर को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार जो है इसमें भारत का 15वां रैंक है और प्रथम स्थान किसका है, तो अमेरिका का है। निवेश के मामले में भारत जो है 2025 में 15वें स्थान पे है और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। आगे बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में। तो ये यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें इस बार भारत की रैंकिंग जो है 130वीं है, जिसमें स्कोर है 0.625 और प्रथम स्थान जो है आइसलैंड का है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग तीसरी है और प्रथम रैंकिंग अमेरिका की है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है, इसको विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 131 है, प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, ये जो प्रत्येक 2 साल में प्रकाशित होता है, ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित होता है और इसमें भारत की रैंकिंग जो है 38वीं है और प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। तो ये कुछ रैंकिंग था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इस क्वेश्चन को क्या पूछा, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा दिया हुआ है इसमें। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर क्या है, बांध बनवाया था। तो देखिए इसमें जो देवराय प्रथम है, उन्होंने हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो देवराय प्रथम ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। देखिए विजयनगर साम्राज्य में, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए थे। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए थे और वो 4 वंश में पहला था संगम, फिर सालुब, फिर तुलुब और फिर अराविड्डू। ये टोटल 4 वंश था, तो संगम वंश की स्थापना जो थी, संगम एक्चुअली जो हरिहर और बुक्का उनके पिता का नाम था, तो यहाँ से शुरू होती है संगम वंश की जो है। और इसकी स्थापना कब किया था हरिहर और बुक्का ने, तो 1336 में किया था। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 1336 में किया था। इन लोगों ने करीब मिलकर पूरे, मतलब ये जो विजयनगर साम्राज्य करीब 300 से 400 साल पूरे दक्षिण भारत पर इन लोगों ने राज किया था। तो ये 4 वंश है, संगम, सालुब, तुलुब और अराविड्डू। आगे बात करते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा है, हरिहर और बुक्का ने गुरु विद्या रण की प्रेरणा से हिंदू बने और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संगम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए इसमें तो बहुत कुछ पढ़ाने को है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं। एक बार हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं किडनैप करके जबरदस्ती दिल्ली बुलवाया, वहां पे इनको मुस्लिम किया। फिर ये मतलब फिर इनको बोला कि जाओ तुम उस क्षेत्र में मेरे लिए काम करो। फिर वो यहाँ पे आए तो हरिहर और बुक्का फिर विद्या रण के संरक्षण में बोले कि हमको हिंदू में फिर से कन्वर्ट कर दीजिए, तब जाके इनको हिंदू में कन्वर्ट किया गया। तो एक लंबी कहानी है इनके बीच में, बट यहाँ पे समझिएगा मोहम्मद बिन तुगलक और हरिहर बुक्का का संबंध एक दूसरे से था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो इन्हीं दोनों को उठा के लेके गया था दिल्ली, ताकि ये दोनों उस समय शक्तिशाली थे, तो इनको पहले मुस्लिम में कन्वर्ट कराया। ऐसा कुछ स्टोरी है इनका। आगे बात करते हैं विजयनगर की जो राजधानी हम्पी। देखिए विजयनगर की राजधानी हम्पी, ये वर्तमान नाम है हम्पी। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया है ये वर्तमान नाम है हम्पी। एक्चुअल में इसका जो राजधानी था अरेगोंडा था। क्या था इसका राजधानी, अरेगोंडा था, सॉरी अनेगोंडा था, अनेगोंडा। और बाद में इन लोगों ने अपना राजधानी एक शहर बसाया था विजयनगर, तब उसको अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, हम्पी जो है ये वर्तमान नाम है जो कर्नाटक में स्थित है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को कर्नल मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। और बुक्का प्रथम ने अपनी विदेश नीति के समय, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, बुक्का प्रथम ने अपनी विदेश नीति के विस्तार के लिए एक दूत मंडल कहां भेजा था, चीन भेजा था। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जिसमें सोनार की पुत्री के लिए ये युद्ध हुआ था। सोनार की पुत्री के बारे में कहा जाता है वो सुंदर थी। तो जो देवराय प्रथम जो था ना, देवराय प्रथम और बहमनी शासक में फिरोज शाह था, बहमनी शासक का नाम फिरोज शाह था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया था। देवराय प्रथम को जब इन्होंने पराजित किया था तो इसके बाद कुछ समय के लिए फिरोज शाह का, मतलब यानी आप कह सकते बहमनी शासन का काल चला था, देवराय प्रथम हार गया था। तो इस दोनों के बीच में तुंगभद्रा द्वार के लिए हुआ और जिसमें देवराय प्रथम जो था पराजित हो गया था। देवराय द्वितीय जो है गजबेटकर और इमादी देवराय की उपाधि लिया था। आगे बात करें तो
हरिविलास पुस्तक के लेखक श्रीनाथ को देवराय द्वितीय ने कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। और आपको एक चीज यहाँ पे, हाँ, यहाँ कवियों का राजा इनको कहा गया है, किसको? श्रीनाथ को कहा गया है। और ये हरविलास पुस्तक की क्या है? रचयिता भी है। और इनको किसने ये उपाधि दिया था? तो देवराय द्वितीय ने दिया था। कृष्णदेवराय के बारे में बात करते हैं तो कृष्णदेवराय जो थे सुलभ वंश के थे, जो हम आपको बता भी रहे थे, सुलभ वंश। कृष्णदेवराय के बारे में बात करें तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक हुआ था। और कृष्णदेवराय ने ही 1510 ईस्वी में भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेवराय के बारे में एक दो चीज और समझ लीजिए। इसने कुछ कुछ उपाधियां लिया था, जैसे आंध्र भोज, यवन स्थापत्याचार्य, यवन स्थापत्याचार्य, स्थापनाचार्य, ये सारी उपाधि इसने लिया था। ठीक है, तो ये जो कृष्णदेवराय है इसने उपाधि लिया था। तो आंध्र भोज की उपाधि, यवन स्थापत्याचार्य की उपाधि, ये सब इसी ने लिया था कृष्णदेवराय ने। और पुर्तगालियों को किला बनाने की भी अनुमति इसी ने दिया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जो 8 तेलुगु कवियों का निवास स्थल था। तो अष्ट दिग्गज किसके लिए इस्तेमाल किया गया? 8 तेलुगु कवियों के लिए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल जो कहा जाता है, कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किस समय आया था? तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण काल माना जाता है, तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल, वो इन्हीं के काल को माना जाता है। ठीक है, इनके काल को कृष्णदेवराय को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा संरक्षण वगैरह दिया था इन लोगों को। कृष्णदेवराय ने जो है तेलुगु में राज्य व्यवस्था पर आधारित आमुक्त मल्याद पुस्तक की रचना की थी। और कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर एक शहर नांगलपुरम बनाया था, और एक साथ साथ एक अपनी पत्नी के नाम पे भी बनाया था। मां के नाम पे तो बनाया ही बनाया था, अपनी पत्नी के नाम पे भी एक इन्होंने शहर बसाया था, जिसका नाम था हस्तपेट। क्या नाम था? हस्तपेट। हस्तपेट। तो इन्होंने 2 शहर की स्थापना की थी, एक नांगलपुरम और एक हस्तपेट। नांगलपुरम अपनी मां के लिए किया था और हस्तपेट अपनी पत्नी के लिए किया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस कुलदीप सिंह को ही जाना जाता है। ठीक है, भारत में ग्रीन जज के नाम से जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है। और कारण है, ऐसे ही थोड़ी कुछ बोल दिया जाता है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह जो थे, उनके पर्यावरण कानून के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ग्रीन जज कहा जाता है। इन्होंने भारत में पर्यावरणीय न्याय की नींव रखी थी। और कुलदीप सिंह के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या रहे हैं? तो देखिए, ताजमहल संरक्षण है, तो इन्हीं के आदेश पर ताजमहल ट्रेपोजियम जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को हटा दिया गया था। तो ताजमहल संरक्षण इन्हीं का दिन था। दिल्ली की सफाई जो है न्यायिक सक्रियता के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, यह पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखता है। और इसकी स्थापना जो है, अगर हम बात करें तो 2010 में हुई थी एनजीटी की। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। और इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो होता है उसका। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है के परामर्श से की जाती है। अगर हम बात करें, इसे मूल क्षेत्राधिकार के अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार की भी शक्ति प्राप्त होती है। चलिए 23वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपकी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन भी आपके मैथ्स का ही है। 25वां आपका इंग्लिश है, 26वां भी आपका इंग्लिश है। आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जब कोई देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? जब देश की मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अवमूल्यन क्या होता है? तो जब आपका केंद्रीय बैंक भारत के संदर्भ में आरबीआई हो गया, तो केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, अच्छा ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली या अवमूल्यन या अधिमूल्यन किसके संदर्भ में किया जाता है? तो विदेशी नीति के संदर्भ में, विदेशी नीति के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में किया जाता है? विदेशी नीति के संदर्भ में, कि आप विदेशों के साथ किस प्रकार व्यापार करना चाहते हैं, आयात और निर्यात में किस प्रकार बढ़ोतरी और कमी करना है, उसका ये एक मानदंड होता है। इसमें कमी और ज्यादा करके हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो जो आपका केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत स्वदेशी मुद्रा का जो मूल्य है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। मतलब आपके जो भी आपका मुद्रा है उसके वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि सामान जो अभी आपका मान लीजिए इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, अगर आपके वैल्यू को हम घटा दें, आपकी मुद्रा के वैल्यू को हम घटा दें, तो 10 रुपया में पहले आप मान लीजिए कि एक कॉपी खरीदते थे। अगर वो कॉपी अब मान लीजिए 8 रुपया में हो गया, तो अब ये कॉपी अब जैसे 10 रुपया में आप एक कॉपी खरीदते थे और आपके पास 50 रुपया, तो 5 कॉपी खरीद रहे हैं। तो अब आपके पास 8 रुपया में अगर वो कॉपी मिल रहा है, तो अब आप तो ज्यादा कॉपी खरीदिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? अगर आप सस्ता कर रहे हैं अपने यहाँ के सामान को, अगर अपने वैल्यू को घटा रहे हैं, तो विदेशी लोग आपके यहाँ के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। और आप अगर आपका वैल्यू कम हो गया तो आप विदेश, मान लीजिए 10 रुपया में 10 रुपया का वैल्यू आपका पहले था 8 रुपया हो गया, तो अब आप खरीदने जाइएगा तो आपको 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा विदेश में। तो 2 रुपया ज्यादा अगर विदेश में दीजिएगा तो आपको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 रुपया आपका वैल्यू था अगर एक कॉपी का, अब वो अगर आपका 8 रुपया वैल्यू हो गया विदेश के संदर्भ में, तो अब आपको वैल्यू 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, आपके लिए भार हो गया। तो आप विदेशी सामान को कम खरीदिएगा। विदेशी सामान को कम खरीदिएगा तो जो आयात होता है वो कम हो जाएगा, और जो विदेशी लोग हैं वो आपके यहाँ के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे, तो निर्यात बढ़ जाता है। आप भेजिएगा तो लोग समझेगा सस्ता हो गया खरीद लेते हैं। ये वाला कंडीशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले की तुलना में कम कर दिया जाता है, तो इसको ही हम लोग अवमूल्यन करते हैं। और अवमूल्यन से संभावित जो प्रभाव होता है, निर्यात महंगा नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, निर्यात सस्ता होता है और आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। आयात जो होता है महंगा हो जाता है, महंगा। ठीक है, महंगा हो जाता है। इसके बाद जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अधिमूल्यन जो है, अधिमूल्यन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अवमूल्यन का उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने आप करेंसी के वैल्यू को बढ़ा दिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका 10 रुपया जो था अब उसका वैल्यू 12 रुपया हो गया। तो अब कोई आपके देश में आके अगर 10 रुपया में सामान खरीद के ले जा रहा था, अब उसको 12 रुपया देना पड़ेगा, तो आपके देश से कम सामान खरीदेगा। नेचुरल बात है। तो इस स्थिति में वो निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आयात क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे निर्यात कम हो जाता है और आयात क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उल्टा कंडीशन हो जाता है। तो अधिमूल्यन और अवमूल्यन में यही अंतर होता है। आगे हम बात करते हैं, तो मार्च 1993 में भारत में प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली प्रचलित हुई थी, जिसमें विनिमय दर का जो निर्धारण है बाजार की शक्तियों के द्वारा है, किंतु आवश्यकता अनुसार जो है आरबीआई, क्योंकि केंद्रीय बैंक आरबीआई है, इसमें हस्तक्षेप करके विनिमय दर को सामान्य स्तर पर
विनिमय दर को सामान्य स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करता है। आगे बात करते हैं भारतीय रुपयों का अवमूल्यन आजादी के बाद से वर्तमान तक अभी तक 3 बार हुआ है। एक आपका 49 में हुआ था, एक आपका 1966 में हुआ था और तीसरा जो आपका 1991 में हुआ है। 3 बार आपके भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, याद रखिएगा अवमूल्यन, अधिमूल्यन नहीं, अवमूल्यन हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? नीलगिरी का पर्वत, महेंद्रगिरी का पर्वत, अजंता की पहाड़ी और अरावली की पहाड़ी। तो देखिए नीलगिरी का पर्वत दक्षिण भारत में है, जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। महेंद्रगिरी का पर्वत जो है ये आपका उड़ीसा में है, अजंता की पहाड़ी जो है ये आपके महाराष्ट्र में है और अरावली की पहाड़ी जो है ये आपके दिल्ली से लेकर गुजरात तक स्थित है। तो सबसे ऊपर आपको यही तो दिख रहा है, अरावली की पहाड़ी, उसके बाद जो हो जाएगा आपका अजंता और इधर हो जाएगा आपका उड़ीसा और सबसे नीचे हो जाएगा आपका नीलगिरी। तो इसमें पूछता है संसार में भारत का सबसे उत्तर में स्थित कौन है, तो अरावली की पहाड़ी हो जाएगा। और अरावली की पहाड़ी भारत की, याद रखिएगा, सबसे पुरानी पहाड़ी है। तो अरावली की पहाड़ी भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और अरावली की पहाड़ी भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित रूप में विद्यमान है। अरावली की पहाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में जो है कि आपके दिल्ली तक स्थित है। अभी हम आपको बताएं दिल्ली तक लगभग जो है 692 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम बात करते हैं अजंता की पहाड़ी में, तो अजंता की पहाड़ी में विश्व प्रसिद्ध गुप्तकालीन भित्ति चित्र वाली गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की चित्रकारी दर्शाई गई है और ये अभी महाराष्ट्र में है। कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है यहाँ पे। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को ने सर्वप्रथम 1986 में भारत का पहला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोग्राम में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया था। महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा का सबसे ऊंचा चोटी है और महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा के गजपति जिले के पूर्वी घाट पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है, ऊंचा है, जो उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, पहली नहीं दूसरी है। महेंद्रगिरी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, याद रखना है इस बात को, जो विभिन्न औषधि पौधों एवं अन्य प्रजातियों का घर भी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए ये जो है समवर्ती सूची का बात कर रहा है, तो पहले ये जो था राज्य सूची में था, राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में भेजा गया था 42वें संविधान संशोधन में। तो उसमें शिक्षा था, वन भी था, कारखाना नहीं था, नाप तौल था, बिल्कुल ये था। और मतलब टोटल 5 विषयों को राज्य सूची से जो है कि आपके समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन में। यहाँ तो मान लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें एक तो है ही नहीं, तो 3 ही ऑप्शन सही है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची के विषय में कारखाना को शामिल नहीं किया गया है। तो बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची में समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कौन-कौन विषय था? तो देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। शिक्षा है, वन है, नाप और तौल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, साथ-साथ न्याय का प्रशासन है। तो संविधान एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन जो है मतलब न्याय के प्रशासन में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। वर्तमान में जो संघ सूची है वो आपका 100 विषय पर आधारित है और मूल रूप से ये 97 था, और जो आपका राज्य सूची है ये 61 है, पहले ये 66 था, वही 5 विषय इसमें से हटा दिया गया था। और समवर्ती सूची पहले 47 था, 5 जोड़ दिया गया तो 52 हो गया था। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है संसद को होता है। जैसे कि कुछ आपके देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से उदाहरण में से एकदम क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची का है। तो याद रखिएगा, रक्षा जो हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेशी मामला हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया, बीमा हो गया, संचार हो गया, जनगणना, ये बहुत पूछता है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जनगणना हो गया, लेखा परीक्षा हो गया, ये सब आपका संघ सूची हो गया। राज्य सूची का कौन कौन इंपॉर्टेंट विषय जिसमें विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को बनाने का सामान्य स्थिति में अधिकार होता है? तो इसमें देखिए सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिसिंग, कृषि, जेल, याद रखिएगा जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार, ये सब आपका जो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय क्या क्या है? तो कानून बनाने की शक्ति इसमें संसद और राज्य विधान मंडल दोनों को होती है। डिपेंड करता है कि अगर संसद और राज्य विधान मंडल दोनों से विषय पे कानून बना दिया है तो इस स्थिति में जो है केंद्र वाला कानून है, यानी कि संघ वाला जो संघ लोग ने जो बनाया है संसद ने, वो मान्य होगा। तो इसके प्रमुख जो विषय देख लीजिए और इसको एकदम रट लीजिएगा, समवर्ती सूची वाला एकदम रट लेना। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसी प्रकार विवाह एवं तलाक, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। बिजली, दवा, अखबार, ये सब समवर्ती सूची का है। अवशिष्ट शक्तियां जो है अभी आपके केंद्र के पास स्थित है, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास स्थित है, इसमें संसद बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, बरनामा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है आपके मलेशिया की समाचार एजेंसी है। यहाँ पे कुछ समाचार एजेंसी और किस देश से संबंधित होता है उसको देख लीजिए। नोवोस्टी और जो तास है ये रूस का है, अंतारा जो है इंडोनेशिया का है, मीना जो है मिस्र का है, अंसा जो है इटली का है, आप जो है ऑस्ट्रेलिया का है, इतिम जो है इजराइल का है, ईरान जो है ईरान का, ईराना जो है ईरान का है, राइटर जो है ब्रिटेन का है और सिन्हुआ जो है चीन का है। चलिए आगे बात करते हैं। एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो है कमलजीत सिंधु है और ये भारतीय थी, और ये भारतीय थी। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन होगा सब भारतीय के संदर्भ में ही देखा जाएगा। तो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी कमलजीत सिंधु थी। प्रथम भारतीय यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप लोग। भारतीय महिला कौन जी थी? कमलजीत सिंधु थी। इसी प्रकार ओलंपिक के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, सब में आप भारतीय लगा लीजिए, मैरी कॉम थी जो 2012 लंदन ओलंपिक में जीती थी। इसी प्रकार ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साक्षी मलिक थी जो 2016 में जीती थी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जिसने जीता था सबसे पहली बार साइना नेहवाल है, और ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाइड करने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपा कर्माकर थी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही बात है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी,
ये गड़बड़ है आपका, ये इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था था, ये केवल पशुपालन आधारित नहीं था। आइए, अर्थशास्त्र में जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को देखिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया गया, जैसे कुलीन महिला मतलब जो बड़े घर की महिलाएं होती थी, उनको क्या कहा गया, अनिष्कासनी, मतलब जो घर से नहीं निकल सकती है। इसी प्रकार जो विधवा महिलाएं पुनः विवाह नहीं करना चाहती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा गया है। वैश्यावृत्ति उस समय राज्य के नियंत्रण में, संरक्षण में होता था, और वैश्याओं को गणिका कहा गया है, गणिका, और इनकी देखभाल के लिए गणिका अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती थी। मौर्य काल में जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, ठीक है, ना कि आपका पशुपालन आधारित था। अदेव मात्रिक देखिए जमीन, जो वैसा जमीन होता है जहां पे बिना सिंचाई के साधनों की अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि होती है। सीता जो होता है, सीता राजकीय भूमि होती थी, और इस भूमि से जो कर लिया जाता था वो 1/2 वसूला जाता था, राजकीय भूमि से जो कर लिया जाता था। और सामान्य जो आपका जो कर लिया जाता था, भू राजस्व कर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1/6 होता था। और ये 1/6 हमारे भारतीय इतिहासकारों के अनुसार है, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार इसकी वैल्यू जो थी 1/4। यूनानी मतलब मेगास्थनीज के अनुसार। बिगाड़ प्रथा को विष्टि कहा गया है, मतलब बिगाड़ी अगर आपसे कोई कराया जाता था तो उसको विष्टि कहा जाता था, विष्टि कर होता था एक प्रकार का। अर्थव्यवस्था में कुम्हार का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपका उत्तर था। अगला ये क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? सातवाहन का। ये है उत्तर, बिल्कुल सातवाहन हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सातवाहनों के बारे में। देखिए, सातवाहन जो है, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठान भी बोला गया है, पैठान या प्रतिष्ठान आप बोल सकते हैं। सातवाहन वंश की विशेषता क्या रही है? तो ये मातृसत्तात्मक रहा है, बिल्कुल सही है। नाम मतलब माता का नाम आगे उपयोग में लाया जाता था। प्राकृत भाषा का प्रचलन था, और लिपि के तौर पे ब्राह्मी लिपि उपयोग किया जाता था, लिपि के तौर पे ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है, और सीसे पोटीन के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। सर्वप्रथम, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे भारत में ये एक तरह से पहली बार ये साक्ष्य मिला था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने के जो उल्लेख किया गया है, इसी सातवाहन वंश के समय किया गया था। सामंती प्रथा का आरंभ इसी समय हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से कौन जो है विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है? तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित जो है अल्फा किरण हो जाता है। कौन किसके द्वारा विक्षेपित हो जाता है? आइए उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, और अल्फा और बीटा किरणें जो है विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी विक्षेपित हो जाती हैं। हेनरी बैक्यूरेल जो थे, इन्होंने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराने पर अल्फा किरणें क्या हो जाती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और अल्फा किरणें जो है जिस गैस से गुजरती है, उस गैस को ये आयनीकरण कर देती है। बीटा किरणों के बारे में बात करते हैं, तो बीटा किरणें जो है अत्यंत तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, और अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में बात करते हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्म को ये प्रभावित करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में जो एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे V इक्वल टू आई आर। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, उस पर ये बिठा लीजिएगा, तो आंसर आपका आई का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला है, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला बात बोलता है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस का बात किया था नेहरू रिपोर्ट, तो यहाँ पे तो यही गलत हो गया। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया गया था, सही बात है, ये बिल्कुल, ये तीनों सही है, और आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग नेहरू रिपोर्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं फिर से कुछ ऐड करना चाहूंगा। साइमन कमीशन जब गठित किया गया था, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, उससे पूरे भारतीय लोग जो थे असंतुष्ट हो गए थे। एक तो पहला कारण था कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। दूसरा था कि उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को बनाया था, जो एक संवैधानिक सुधार वो बोलते थे। तो उस समय जो भारत का राज्य सचिव था, बर्कन हेड था, बर्कन हेड, ठीक है, बर्कन हेड था, और ये भारत का राज्य सचिव जो था, तो इसने चैलेंज दे दिया कि अच्छा तुम लोग ज्यादा तेज बन रहे हो, तो तुम लोग क्या करो, अपना एक संविधान का प्रारूप हमको बना के दो। तो उस समय नेहरू जी जो थे, नेहरू जी मतलब ये आप मोतीलाल नेहरू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने ही उसकी स्वीकार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, उसके बाद साइमन कमीशन के गठन होने के बाद चैलेंज के तौर पर नेहरू रिपोर्ट जो है पेश किया गया था, जिसको अगस्त में पेश किया गया था, 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का खाका बताया गया था। और इसी डोमिनियन स्टेट की वजह से तो जो मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और सत्यमूर्ति जो थे, इसके इसी पॉइंट की वजह से तो ये लोग नाराज होकर इनसे अलग हो गए थे। और अलग होने के बाद इन्होंने एक अलग से एक फेडरेशन बना दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, इसी के नाराजगी के बाद। तो चलिए देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या है। हाँ, याद रखिएगा, साइमन कमीशन कि जब साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था, तो भारत का राज्य सचिव जो बर्कन हेड था, उसने चैलेंज के तौर पे एक रिपोर्ट पेश करने के लिए दिया था, और कहा था कि तुम एक ऐसा रिपोर्ट बनाओ जिसमें पूरा भारत संतुष्ट हो जाए, और अगर तुम पूरे भारत को संतुष्ट कर दोगे तो हम तुम्हारी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने इस बात को सुना था, तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया था। हालांकि ये सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो हो ही चुका था, जो जिन्ना थे, अम्बेडकर थे, इन लोगों की अपनी अपनी जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो भावना था, वो तो डेवलप हो ही गया था, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट भी विफल हो गया था। तो देखिए क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या है। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसलिए कथन एक जो है गलत है, क्योंकि उसमें दिया हुआ था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था। गवर्नर जनरल की स्थिति केवल क्या होनी चाहिए, संवैधानिक प्रमुख होनी चाहिए, ठीक। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक प्रमुख होनी चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, और लोक सेवा आयोग के गठन का भी बात किया गया था। साथ साथ एक प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थापना की बात की गई थी। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत के गठन की बात की गई थी, और केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों के विभाजन का बात किया गया था, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास दी जानी चाहिए, ये भी बात था। 1928 में कोलकाता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज तथा डोमिनियन स्टेटस को लेकर मतभेद हो जाने के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार नहीं किया गया, और कांग्रेस के युवा नेता जो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति जो थे, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहा, और इसी से नाराज होकर इन लोगों ने ऑल इंडिया जो आपका इंडिपेंडेंट लीग है, उसकी स्थापना कर दी थी। तो नेहरू रिपोर्ट विफल कर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि
साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था और इसको प्रचलित करने का श्रेय जो लाला लाजपत राय को जाता है। तो साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। साइमन गो बैक का नारा को जो लाला लाजपत राय ने इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था तो राष्ट्रवादियों द्वारा इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो थे भारतीय नहीं थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 के समय कौन सा नारा दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात बोला था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूल इसके जो रचनाकार है हसरत मोहानी थे, लेकिन इस नारा का व्यापक प्रयोग जो है भगत सिंह द्वारा किया गया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण नारा और संबंधित व्यक्ति को देख लेते हैं कौन कौन था। तो देखिए सॉरी, कर मत दो, टैक्स नहीं दो, किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। और मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो नारा थे उनका बात किया गया है। और एक दो और है यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। और भारत छोड़ो, यूसुफ मेहर अली। याद रखिएगा, भारत छोड़ो सबसे पहली बार यूसुफ मेहर अली ने किया था और इसको प्रचलित भले महात्मा गांधी ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है? रट लो इस क्वेश्चन को भैया, रट लो, इंपॉर्टेंट है, पहली बार जहां भी आता है ना तो उसको रट लेना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का जो है ये तजिकिस्तान के द्वारा किया गया है। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, उसी के संदर्भ में किया गया था। तो प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी तजिकिस्तान ने में किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था, ग्लेशियर्स जो है उनको तेजी से हो रहे पिघलन को रोकने और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बनाना था। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो VTAN विमान जो था हादसे के बाद चर्चित में रहा था और इसी में एक ब्लैक बॉक्स जो था ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। और ब्लैक बॉक्स के बारे में बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपने फ्लाइट में सबसे पहली बार लागू किया था। हाल ही में जो है डीजीपी नामक एक नई डिजिटल पता प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य देश में स्थानों की सटीक पहचान करना है। क्यूएस MBA रैंकिंग 2025 में IIM बेंगलोर जो है बिजनेस स्कूल भारत में शीर्ष स्थान पर है। आगे बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो खीर भवानी उत्सव का जो है ये रांगनिया देवी है उनके लिए, रांगनिया देवी है उनके लिए किया जाता है। खीर भवानी उत्सव सबसे पहले तो ये पूछता है कि कहां पे मनाया जाता है? तो श्रीनगर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए गंदेरबल जिले के तुलमुल्ला श्रीनगर में माता रांगनिया देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है और यह श्रीनगर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और यह कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का नाम खीर से लिया गया है जिसे तीर्थयात्री देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने जो है वर्ष 2025 से 35 को जो है जल विद्युत का दशक घोषित किया, जल विद्युत का दशक जो है घोषित किया है। हाल ही में जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो प्रोफेसर रणबीर नंदन को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जेंडर बजटिंग नॉलेज हब डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। चिनूक जो है ये आपका एक हेलीकॉप्टर है जो कि यूएसए से संबंधित है और S-400 ये आपका मिसाइल है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। एंटी ये जो आपके रूस से है, एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, आपका एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, ये रूस से है। और INS वेला और जो हेलिना है, तो INS वेला जो है, INS वेला जो, इसके पहले ऑप्शंस को देखिए, INS वेला जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और ये फ्रांस से संबंधित है। और उसी प्रकार जो हेलिना है ये स्वदेशी है, ये भारत का है, टैंक रोधी मिसाइल है भारत का है, तो ये उसी के बारे में था। गोतुम का तद्भव, ये हिंदी आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचन विधानसभा है? तो जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख। देखिए लद्दाख में नहीं है, केवल जम्मू एंड कश्मीर में है। पुदुचेरी और लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप में नहीं है, पुदुचेरी में है। दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में नहीं है। दिल्ली और पुदुचेरी बिल्कुल यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में है लेकिन लद्दाख उसके साथ दिया इसलिए लद्दाख नहीं होगा। तो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को अपना निर्वाचन विधानसभा है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है किंतु विकल्प में लद्दाख के साथ सही सुमेलन नहीं है। बिल्कुल वही बात है जो हम बोल रहे थे। तो आगे बात करते हैं, तो संविधान के भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 तक के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में यह उपबंध दिया गया है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से इसमें ये नहीं लिखा है लेकिन हम बता देते हैं। सबसे पहले विधानसभा जो बना था 1963 में पुदुचेरी में बना था, ठीक है, 1963 में पुदुचेरी में बना था, याद रखिएगा इस बात को, एकदम इस बात को याद रखिएगा। और 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था और वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें 3 में केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा है पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। इसमें मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। चलिए
अच्छा, यहाँ पे ये दे दिया है कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस किस न्यायालय के अंतर्गत काम करता है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, और ये कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत काम करता है। चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा और पंजाब वाले उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है, चंडीगढ़, ठीक है। दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली जो ये बंबई वाले उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करता है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप जो है ये केरल वाले क्या केरल वाले उच्च न्यायालय के जो है अधीन आता है। पुदुचेरी जो है ये मद्रास यानी कि तमिलनाडु वाले जो आपका उच्च न्यायालय उसके अंतर्गत आता है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना केंद्र शासित, जम्मू एंड कश्मीर का अपना हाईकोर्ट है, और उसी के अंतर्गत लद्दाख का भी हाईकोर्ट दिखता है उसको, ठीक है। लद्दाख के लिए भी हाईकोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर वाला ही होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में सूची दो का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिए। बादशाहनामा, तबकात ए अकबरी, अकबरनामा, बादशाहनामा, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, काजवनी और अब्दुल फजल। देखिए यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। जब कोई चीज आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना तो उसको रटना बेहतर होता है। देखिए बादशाहनामा जो है काजविनी ने इसकी रचना की थी। बादशाहनामा की रचना या इसके लेखक जो थे काजविनी थे। तबकात ए अकबरी के रचनाकार कौन तो है, तो इनके रचनाकार निजामुद्दीन अहमद है। तबकात ए अकबरी के रचनाकार जो है ये निजामुद्दीन अहमद है। तबकात ए अकबरी के रचनाकार आपके निजामुद्दीन अहमद है। अकबरनामा के अबू फजल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अकबरनामा के रचयिता अबू फजल हैं, अबुल फजल। बादशाहनामा के रचयिता जो है, बादशाहनामा के रचयिता जो है अब्दुल हामिद लाहौरी हैं, अब्दुल हामिद लाहौरी हैं बादशाहनामा के। आलमगीरनामा के रचयिता जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम हैं, और फुतहात ए आलमगीरी के रचयिता जो है ईश्वर दास नागर हैं। तुजुक ए जहांगीरी के रचयिता खुद जहांगीर हैं। तारिक ए शेर शाही, ये वाला एग्जाम में पूछा आपके बीपीएससी में, तारिक ए शेर शाही के रचयिता जो है अब्बास खां शेरवानी है। तुजुक ए बाबरी के रचयिता खुद बाबर है। हुमायूं नामा के रचयिता जो है उनकी बहन गुलबदन बेगम है। नुक्सा ए दिलखुशा के रचयिता जो है भीमसेन है, और तारिक ए रसीदी के रचयिता जो है मिर्जा हैदर दुगलात है। चलिए विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन जो है मीन से संबंधित है, मीन मतलब मछली, तो शार्क जो है ये मीन से संबंधित है, ठीक है। आइए शार्क जो है मीन से संबंधित है। बाकी स्टारफिश जो है आपका ये कहां गया, स्टारफिश तारा मछली, ये जो है इकाइनोड बेटा है, इकाइनोड बेटा, ठीक है। इसी प्रकार सिल्वर फिश जो है ये ऑर्थोपोडा से संबंधित है, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा से संबंधित है। और वेल जो है ये स्तनपानी जीव है, वेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, ठीक है। डक बिल्ड प्लेटलेट्स अंडा जनक स्तनधारी होता है, और मनुष्य जो है यूथीरिया वर्ग में आता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया था, और पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 PAI इतना पोर्टल सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के साथ संरेखित है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही होगा, क्योंकि इसको जो है कि बिहार सरकार के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया, ठीक है। आइए देखिए, पंचायती उन्नति सूचकांक पोर्टल का शुभारंभ देश के पंचायतों में सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ना कि बिहार सरकार ने। यह पोर्टल जो है ग्राम पंचायतों को 9 प्रमुख थीम जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण में अपने प्रदर्शन को डेटा दर्ज कराने के और ट्रैक करने और सुधारने के अवसर देता है। PAI 1.0 था जहां पे 561 संकेत और 794 डेटा पॉइंट थे, वहीं पे PAI जो 2.0 है इसमें इसे घटाकर 147 संकेतक और 227 जो है पॉइंट्स को कर दिया गया है। इससे रिपोर्टिंग का बोझ जो है घटा है और डेटा की गुणवत्ता जो है बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है, तो देखिए संयुक्त उपकला उत्तक जो होता है ये करता है। संयुक्त उपकला उत्तक रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा मुख्य रूप से करता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त उपकला उत्तक रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा मुख्य रूप से करता है, ठीक है। तो रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की रक्षा जो है संयुक्त उपकला उत्तक करता है। संयुक्त उपकला उत्तक एक से ज्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है। श्रावण और अवशोषण जैसे कार्यों में इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य जो है रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की रक्षा करना है, और यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथि और अग्नाशय वाहिनियों की भीतरी परतों को ढकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है। जी नहीं, ये एकदम गलत है। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण सबसे कम होता है, यही वाला गलत हो गया। असत्य तो यही हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। गलत ये है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर नियंत्रण सरकार का होता है, ये भी सही है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बिल्कुल सही है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे सरकार का नियंत्रण सबसे कम होता है, याद रखिएगा सरकार का नियंत्रण सबसे कम होता है। और समाजवादी में सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, और मिश्रित में सरकार और निजी दोनों होता है। भारत एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल पर उसके अच्छा ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ये 50 और 51 मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है बलबन हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, या फिरोज शाह तुगलक हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय सानी, इसमें सिकंदर द्वितीय सानी भी इसको कहा गया है, द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गुजरात पर सर्वप्रथम, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जो आक्रमण था गुजरात पर ही हुआ था, जो कि 1298 से 99 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इस समय यहाँ का जो शासक था राय कर्ण था। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम शुरुआती दौर में अली गुरशासप था, अली गुरशासप, अली गुरशासप इसी का नाम था शुरुआती दौर में, मतलब शुरू में इसको अली गुरशासप के नाम से जाना जाता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी है इस ये जो गुजरात पर अपना आक्रमण किया था, खुद नहीं किया था, इसने अपने 2 व्यक्तियों को भेजा था, जिसमें एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था उल्गू खां और दूसरा जो था नुसरत खां। तो उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां के नेतृत्व में
यह अभियान हुआ था जो अलाउद्दीन खिलजी का था, जिसमें ये लोग विजय भी हुए थे। तो गुजरात का शासक कौन था? रायगढ़ था, और यहाँ पे नेतृत्व किसने दिया था? तो उल्गू खां और नुसरत खान ने दिया था। और इसी समय नुसरत खान जो है, गुजरात आक्रमण के समय ही अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने जो है मलिक काफूर को, जिसमें 1000 दिनार में खरीद कर लाया था, जो एक हिजड़ा था, और यही हिजड़ा बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी सैन्य अभियानों का प्रमुख सेनापति भी बनेगा। आगे बात करते हैं तो 1298 से 99 में इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था। फिर अगर बात करते हैं 1300 ईस्वी में, तो इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। देखिए ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में फिर से उल्गू खान नुसरत खा गए थे, लेकिन जब ये दोनों लोग विजय नहीं हो पा रहे थे, 1 डेढ़ साल हो गया, फिर भी नहीं विजय हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद आया इस समय यहाँ पे नेतृत्व करने, खुद आया था। लेकिन जब दोनों के बीच में रणथंभौर के पर इन्होंने आक्रमण किया था, जहां का शासक हमीर देव था, तो जब युद्ध हुआ तो इसमें नुसरत खां मारा गया था। याद रखिएगा, इसमें नुसरत खां मारा गया था। तो रणथंभौर के युद्ध में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। और जब मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां मारा था, हमीर देव भी मर गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बाद में मार दिया था। जिसके बाद हमीर देव की जो रानी थी रंग देवी, इन्होंने अपनी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे जौहर का भी उल्लेख है कि जौहर कर लिया गया था। आगे बात करते हैं, सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद फिर आपके रणथंभौर में, और रणथंभौर के बाद चित्तौड़ आक्रमण हुआ था इसका 1303 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये और एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। रीजन थी पद्मावती। तो राणा रतन सिंह यहाँ के जो शासक थे, और इन्हीं की पत्नी जो पद्मिनी थी, जो इनकी जो पत्नी थी पद्मिनी, कहा जाता है कि इनकी सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और इसका जिक्र जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया। किसने किया है? मलिक मोहम्मद जैसी ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने पद्मावत रचना में, पद्मावत रचना में इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। और मैं आपको बात बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो आपका चित्तौड़ आक्रमण हुआ था इनका, तो इस समय अमीर खुसरो भी इनके साथ गए हुए थे। अमीर खुसरो जो थे इस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे रणथंभौर के, सॉरी, चित्तौड़ के आक्रमण में। और यहाँ पे राणा रतन सिंह को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद जो अपना बेटा था, इसका पुत्र जो था खिज खां, उसको यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, और इसका नाम जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजाबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है सबसे पहले 1307 से 8 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था, और इस पे आक्रमण करने का कारण था कि रामचंद्र देव ने जो गुजरात के शासक अमीर रायगढ़ थे उनको संरक्षण दिया था, शरण दिया था, तो गुस्सा में इन्होंने इस पे आक्रमण किया था, और इस पे विजय भी हुए थे। ठीक है। दूसरा इनका जो क्या बोलते हैं आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, तो इन्होंने फिर जैसे देवगिरी के बाद इन्होंने अपना अगला आक्रमण जो है वारंगल, जो तेलंगाना आज के समय कहा जाता है, तेलंगाना इस बात के समय कहा जाता है, तो वारंगल पर इन्होंने आक्रमण किया था। और उस समय वहां पे ककातीय वंश का शासन चल रहा था, और उस समय वहां के शासक जो थे रुद्रदेव थे। तो रुद्रदेव जो थे इस समय जब इनका मलिक काफूर के साथ, वही मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अभी युद्ध हुआ था, तो मलिक काफूर के सामने ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, और आत्मसमर्पण करने के बाद मलिक काफूर को जो ये है कोहिनूर हीरा देते हैं, कोहिनूर हीरा। ठीक है। इसके बाद एक और दक्षिण भारत का अभियान था होयसाल। ठीक है ना, होयसाल पर भी मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, और होयसाल पर आक्रमण 1310 ईस्वी में किया था। और उस समय वहां का जो राजा था बल्लाल तृतीय था, और बल्लाल तृतीय को मलिक काफूर ने पराजित किया था। और उसी के बाद मलिक काफूर ने जो है कि रामेश्वरम में इसने जो है इस्लाम स्तंभ स्थापित किया था। इस्लाम स्तंभ जो है गाड़ा था, स्तंभ। तो इस्लाम स्तंभ मलिक काफूर ने कब गाड़ा था? तो होयसाल पर आक्रमण 1310 ईस्वी में जब किया था, जहां के शासक बल्लाल तृतीय थे, तो होयसाल पर भी आक्रमण किया था मलिक काफूर ने। तो ये सब इसके प्रसिद्ध जो है आक्रमण थे मलिक काफूर के। तो ये कुछ बातें थी। आगे बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी समझिएगा। सबसे ज्यादा मंगोलों का जो आक्रमण है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। यही वाला एक क्वेश्चन पूछ भी दिया था बीपीएससी में कि मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल 7 बार हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा, मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि बलबन का जो एक नीति था, लौह और रक्त की नीति, उसको फिर से अपनाया था। लौह और रक्त की नीति इसने अपनाया था इसी मंगोलों से युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर कुल 7 बार इन लोगों ने आक्रमण किया था। तब जाके 1304 ईस्वी में इसकी सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था, इसका किलाबंदी करके। ठीक है, रक्षा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 300 जो है संपत्ति का 300 ए होता है संपत्ति का अधिकार। पहली बात तो 332 राज्य विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण बिल्कुल सही है। 312 अखिल भारतीय सेवा सही है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं 281 सही है। देखिए यहाँ पे 300 नहीं होगा, 300 ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो सम्मेलन है ये गलत हो गया है। आइए एक बार सारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं, और इस अनुच्छेद से मेरा मानना है कि एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये 300 जो है, ये वाद और कार्यवाही के लिए जो है। 332 जो है ये राज्यों की विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और 312 जो है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। 281 जो है वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित है। 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित अस्थायी उपबंध था, जिसको निरस्त कर दिया गया है। 330 जो है ये लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। 263 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में संबंधित है। 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। और 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। 246 का जो है ये वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध है। 275 जो है ये कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के संबंधित है। 280 इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग से संबंधित है। 287 जो अनुच्छेद है विद्युत पर करों से छूट है। 300 का जो है ये संपत्ति का अधिकार, यही ऊपर में दिया हुआ था। अनुच्छेद 301 जो है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। 323 का इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। और 345 जो है ये राज्य की राजभाषा से संबंधित है। 350 का जो है ये है आपका जो
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है और 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन देता है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी, पक्षाव स्तरी, स्तरी कपास, वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा बारिश के लिए यही जो है जिम्मेदार होता है। तो वर्षा स्तरी मेघ जो है तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, जो वर्षा स्तरी बादल जो है नीचे से ऊपर विशाल मीनार की तरह खड़े प्रतीत होता है और ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होता है। ये लगातार जो है वर्षा कराता है और इसकी सघनता के कारण जो है अंधकार सा छा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन सहित कई प्रमुख संस्थाओं द्वारा बादलों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले इसको एक वर्गीकरण में जो ऊंचाई के आधार पर 6000 से जो 20000 मीटर ऊंचा है, वैसे बादल को उच्च बादल में भी हम उच्च बादल के तौर पे इसको हम लोग ये करेंगे वर्गीकरण। जिससे सबसे पहला आता है पक्षाव बादल। पक्षाव बादल जो है ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल और बिखरे बादल में होता है और ये हिमकणों से बने होता है, इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है और चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ आपको दिखाई देता है, इसलिए इस मेघ के ये मेघ जो है चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। दूसरा जो है उच्च आपके बादल का जो उदाहरण है, सॉरी वर्गीकरण है, वो पक्षाव स्तरी बादल है। तो ये वृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की भांति फैला होता है और इसके आगमन पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो है प्रभाव मंडल बन जाते हैं और चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाव मेघों के तत्काल बाद यही वाला बादल आपको दिखाई देता है। तीसरा जो है स्तरी के बाद जो आपका कपासी बादल आता है, पक्षाव कपासी बादल। और पक्षाव कपासी बादल जो है ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ता है तथा प्राय समूह में या लहरनुमा रूप से दिखाई देता है। दूसरा आपका जो उच्च बादल के बाद जो आता है मध्य बादल होता है और ये उसकी ऊंचाई जो होती है 2500 से लेकर 6000 मीटर तक के बीच में होती है और इसमें भी पहला जो उप है मतलब मध्य बादल का जो इसका पहला वाला जो है उच्च स्तरी बादल है और ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे छोटे अस्त्रों वाले बादल होते हैं और इसके छाया रहने से सूर्य का प्रकाश जो है धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इससे विस्तृत क्षेत्र पर लगातार वर्षा होती रहती है। आगे बात करते हैं उच्च स्तरीय बादल के बाद उच्च कपासी जो बादल है, ये सफेद और भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे वाले की तरह दिखाई देते हैं और संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं निम्न बादल में, तीसरा जो है इसकी ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। इसमें स्तरी बादल होता है, ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल होता है और इसमें कई पत्ते पाए जाते हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी छाया रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्तंभ वाली वायु राशियों के मिलने से प्राय इस बादल का निर्माण होता है। अगला जो है स्तरी कपासी बादल होता है और ये हल्के भूरे और सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं और ये जाड़े के मौसम में प्राय संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। इसके बाद कपासी बादल आता है। कपासी बादल का आकार जो होता है गुंबदकार और फूल गोभी की तरह होता है और इसके आधार क्षेत्र जो होते हैं समतल पाए जाते हैं और ये प्राय साफ मौसम का सूचक होता है। कपासी वर्षा जो बादल है ये अत्यधिक गहरे काले और घने बादल होते हैं और ये विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। इससे भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंडा आदि इत्यादि उत्पन्न होते हैं। चलिए, और वर्षा स्तरी बादल जो आखिरी है, टोटल 10 प्रकार के हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वाताग्रोह के सहारे इसकी इन्हीं बादलों की से जो है वर्षा होती है। अगला है क्वेश्चन सूची नहीं, वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव, मेला एवं उनसे संबंधित आयोजन स्थल को निम्न सूचियों की सहायता से सम्मिलित कीजिए। लचर महोत्सव, राज्य का राज्य युवा महोत्सव, शेरशाह महोत्सव और तपोवन महोत्सव। तो देखिए, तपोवन महोत्सव गया में मनाया गया था, गया जी में, और शेरशाह महोत्सव जो होता है ये आपके रोहतास में मनाया जाता है। इसके बाद जो आपका लचर महोत्सव है, लचर महोत्सव ये जमुई में मनाया गया था, जमुई में। लचर महोत्सव जो है आपके जमुई में मनाया गया था और राज्य युवा महोत्सव जो है ये आपके लखीसराय में मनाया गया था, लखीसराय में। तो पूर्वी चंपारण में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पूर्वी चंपारण में नहीं है। चलिए आइए इस पे देख लेते हैं। देखिए, लचर महोत्सव जमुई में, राज्य युवा महोत्सव लखीसराय में, शेरशाह महोत्सव रोहतास में, तपोवन महोत्सव गया जी में, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव पूर्वी चंपारण में। ठीक है, मतलब इसमें जैसे ऑप्शन में वेदनाम उत्सव नहीं दिया था, तो वेदनाम उत्सव जो है ये आपके पूर्वी चंपारण में मनाया गया था। अगला है देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा जो एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहां शुरू किया गया है? तो ये देखिए आपके लेह में शुरू किया गया, लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड जो है, एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का जो वाणिज्यिक बेड़ा जो है लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अर्थ होता है जिस प्रकार से आप सीएनजी डीजल को चलाते हैं, सीएनजी और डीजल से अपने बसेस वगैरह चलाते हैं, उस प्रकार आप हाइड्रोजन फ्यूल से आप उस बस को चला रहे हैं। तो एनटीपीसी लिमिटेड जो है, अगर इसकी बात करें तो ये भारत की एक सरकारी बिजली कंपनी है जो सिर्फ कोयला नहीं बल्कि अब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर बात करते हैं तो हाल ही में भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने जो है पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य क्या लगा दिया तो नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण को अपना लिया है। और इजराइल, अगला बात करें, इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था उसके जवाब में ईरान ने जो शुरू किया ऑपरेशन का नाम तो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 के नाम से शुरू किया है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस जवाबी हमला ईरान का इजराइल पर, क्योंकि इजराइल ने जो अपना नाम दिया था वो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था। हाल ही में यशोदा एआई जो अभियान है ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है और भारतीय डाक विभाग ने जो है 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया, जिसका एक नाम है अपना डिजिटल जानो, अपना डिजिपिन जानो और अपना पिन कोड जानो लॉन्च किया है। हाल ही में जो गोवा राज्य की फेनी एक शराब है, पारंपरिक शराब को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण जो है कान की मांसपेशी होती है। और अवशेषी अंग में और क्या क्या हो सकते हैं तो देख लीजिए, शरीर का बाल जो है, अकल दांत जिसको हम लोग बुद्धि वाला दांत बोलते हैं, वो सभी सब आपका अवशेषी अंग होता है। पामरिस लोगस मांसपेशी होता है, अपेंडिक्स होता है, सेमिलुनर फोल्ड होता है मतलब आंख के कोने में जो होता है, और टेल बोन होता है। ये सब आपका अवशेषी अंग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपका पुंकेसर जो होता है
ये आपके मादा उससे नहीं संबंधित होता है। देखिए मादा पुंकेसर मनुष्य से संबंधित होता है, मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं होता है। देखिए मादा जनन अंग कौन कौन सा हो सकता है, तो योनि होता है, ग्रीवा होता है, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है और फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसको हम लोग डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। पुरुष का क्या क्या होता है, तो वृषण होता है, शुक्राणु शैली होता है, शुक्राशय थैली होता है, अधिवृषण होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इत्यादि होता है। ठीक है, अगला है 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है पारित नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। वर्धा प्रस्ताव जो पारित होता है उसमें कौन सा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, बिल्कुल था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, बिल्कुल ये भी था। इस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दी जाने की बात कही गई थी, हाँ ये भी था। इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा जो है भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा, नहीं ये नहीं था। ठीक है, देखिए क्या है, 31 जुलाई 1937 को गांधी जी हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखे थे और इस लेख के आधार पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है 22 अक्टूबर 1937 को किया गया था और इस सम्मेलन में शिक्षा के विकास में संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, जैसे 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त शिक्षा जो है मातृभाषा में होना चाहिए। मूल शिक्षा के साथ साथ दस्तकारी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के कारण यह योजना जो है लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और बात करें थोड़ा सा इसमें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना को प्रस्तुत किया था और इसका पाठ्यक्रम जो है तैयार किया था। आगे आपका अगला क्वेश्चन, लेस्ट्रेलिया जो है, लेस्ट्रेलिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो लेस्ट्रेलिया जो है ये छिपकली का नाम है। आइए कुछ जीव का और उसके वैज्ञानिक नामों को समझ लिया जाए। इसमें से भी क्वेश्चन एक थोड़ा आता ही है, कभी कभार दिख जाता है। जैसे मेढक का राना टिग्रीना होता है, मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, छिपकली का लेसर टिलिया होता है, लेसर टिलिया, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है, चूहा का रैक्टस होता है, गाय का बॉस इंडिकस होता है, भैंस का जो है बुबालिस होता है, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरस होता है, बकरी का कैप्टा एग्रेगस हिरकस होता है, भेड़ का ओविस अराइज होता है, शेर का पैंथरा लियो होता है और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस होता है, चीता का एसिनोकिक्स जुबेटस होता है, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका होता है और डॉल्फिन का प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ऊर्जा संग्रहण के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित्र और बैटरी, तो सबका ही किया जा सकता है इसमें। तो ऊर्जा इसमें सब चीज में आप कर सकते हैं, बैटरी में भी करते हैं, संपीड़ित वायु में भी करते हैं, स्प्रिंग में भी ऊर्जा होता है, संधारित्र में भी ऊर्जा होता है, बिल्कुल है। देखिए ऊर्जा संग्रहण का तात्पर्य क्या होता है, ऊर्जा को किसी रूप में संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करना। तो ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। संपीड़ित वायु को उच्च दाब पर टैंकों में संग्रहित किया जाता है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वायु को फैलाकर टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा संग्रहण का तरीका होता है। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल बात है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जो उपयोग के समय विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत आवेश का जो है संग्रहण करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है और संधारित्र द्वारा ही ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। वह विद्युत युक्ति जो विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र अगर आपसे कोई पूछते क्या होता है उसके बारे में बता रहा था। चलिए ये सब कुछ चीजें हैं, उसको देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यंग यूरोप संस्था का संस्थापक जो है मेजनी है, मेजनी को माना जाता है। देखिए यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक मेजनी को माना जाता है। मेजनी ने वर्ष 1834 में यंग यूरोप का गठन किया था, यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे चल के मेजनी ने जो है 1831 में यंग इटली, इसके पहले भी है मतलब 34 के पहले 31 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जो था इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना था। इटली में जो है राष्ट्रवादियों ने जो है कार्बो नारी नामक गुप्त दल का गठन किया था, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना था। सर्डिनिया पिडमाउंट जो है कि शासक पीटर इमैनुअल ने जो है इटली में एकीकरण से संबंधित अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और गैरीबाल्डी की त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा, गैरीबाल्डी की त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी थी। जो काउंट काबूर है ये इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे और 1853 से 54 की क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से लड़ा था। जोसेफ मेजनी भी कार्बोनरी नामक दल से संबंधित थे। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसमें सबसे मतलब इनका क्रम बताना है, वरीयता क्रम बताना है। देखिए हमको लगता है 2-3 बार के टेस्ट में क्वेश्चन आपको दिख गया है। एक बार देख लीजिए। सबसे ऊंचा होता है आपके राष्ट्रपति, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ पद होता है आपके राष्ट्रपति का। उसके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, उसके राज्यों के राज्यपाल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके बाद होते हैं और भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद ही उप प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत में तो है नहीं ये पद। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री 7वें पे आते हैं। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं वो लोग आते हैं। और भी है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, चूंकि यहाँ पे इतना इसलिए लिखा गया कि पिछले बार भी टेस्ट में सब क्वेश्चन आया हुआ है। वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है क्या, तो वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका भ्रसोत पर्वत है। क्या है, भ्रसोत पर्वत है, भ्रसोत पर्वत। आइए ब्लॉक पर्वत के बारे में, इस पर्वत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है पर्वत, इसमें क्या क्या नहीं है। देखिए फ्रांस का वासजेस जो है और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है, इसी प्रकार पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है और भारत का विंध्याचल और सतपुड़ा जो है ये भ्रसोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत इसी को बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत है। भ्रसोत पर्वत को ही ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो फ्रांस का वासजेस और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का साल्ट रेंज और भारत का विंध्याचल और सतपुड़ा, ये सब आपका ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वतों के शीर्ष जो होते हैं ये समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश के कगारों से सीमित होते हैं। मतलब इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इधर समतल होगा और ये आपका पहाड़ी टाइप का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं।
इसकी ओर जो है एक वासजस पर्वत और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है। यूरोप में राइन नदी की घाटी भ्रंश घाटी का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें ये बताया गया है। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है, भारत की नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है और इसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो है का ये उदाहरण है। तापी नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है और जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलय पड़ जाता है तो उससे निर्मित पर्वत को वलित या मुर्दार पर्वत कहते हैं। वलित मुर्दार पर्वत जो है विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। यह पर्वत सामान्यतः महाद्वीपीय किनारों पर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की दिशाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। इसके अश्वघोष इसके रचयिता थे। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र जो है इसको बौद्ध धर्म का जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। देखिए अश्वघोष की कुछ पुस्तकें जैसे सारीपुत्र प्रकरण हो गया, शौर्यानंद हो गया, सौंदरानंद, उसका सूत्रालंकार जो हो गया, ये सब। नागार्जुन एवं चरक जो थे कनिष्क के दरबार में ही रहते थे और नागार्जुन की पुस्तक जो है माध्यमिक कारिका है। चरक की पुस्तक चरक संहिता है। सुश्रुत कनिष्क के समकालीन थे, ये एक शल्य चिकित्सक भी थे, ये शल्य चिकित्सक थे और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्योत्तर काल जो है भारत का स्वर्णकाल माना जाता है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के काल कुंडल वन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसु मित्र और जो उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष थे। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया, लातविया को यूएनएससी में 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। इसमें से कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है। तो देखिए इसमें डी जो है वो आपका ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी जो सही होगा। तो देखिए इसमें सारा आपका करंट अफेयर्स ही था, उसको तो आप रख ही लीजिएगा। कुछ और करंट अफेयर्स को देख लीजिए। जैसे हाल ही में U23 जो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन वियतनाम में हुआ था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो है कोपेनहेगन को बताया गया है। चर्चा में रहा जो चियोस द्वीप है ये आपकी ग्रीस देश में से संबंधित है। इसके अलावा हाल ही में जो भारत ने कनाडा के साथ पुनः उच्चायुक्त को बहाल करने का जो है सहमति जताया है। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था और MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट अनंत चंद्रकांसन बने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक जो है की है? यूक्रेन के साथ किया, यूक्रेन के साथ, ठीक है। जून 2025 में भारत ने यूक्रेन के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की है जिसका उद्देश्य जो है डिजिटल कृषि, कृषि यांत्रिकरण, पौधे की आनुवंशिकता, खाद्य प्रसंस्करण, मृदा उर्वरकता मानचित्रण इत्यादि का देखभाल करना है। भारत ने जो है कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ संयुक्त कार्य समूह जो है जिसको हम लोग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बोलते हैं की बैठक का आयोजन किया था। अभी जो किया है 18 जून 2025 को ये यूक्रेन के साथ किया, ये वर्चुअल हुआ था और उद्देश्य तो हम आपको बता ही दिए इसका उद्देश्य क्या था। आगे अगर हम बात करें, इसके पहले भारत ने जो है चिली के साथ किया था, इसका समय जो था 12 मार्च 2025 था। अगला क्वेश्चन है, यह स्वदेशी मूर्ति कला शैली है जो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली में निर्मित हुई है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये विशेषता निम्न में से किस मूर्ति कला शैली का है? तो गंधार शैली का है। सॉरी, लाल बलुआ पत्थर जो है ये मथुरा शैली का, लाल बलुआ पत्थर जो है मथुरा शैली का है। आइए गंधार शैली और मथुरा शैली को पढ़ लेते हैं। कनिष्क के समय का ये शैली है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है गंधार शैली और मथुरा शैली, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गंधार शैली जो है ये मूर्ति कला शैली को कुषाण शासकों के संरक्षण में प्रदान किया गया था और इस शैली पर ग्रीक, रोमन, पारसी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अपोलो देवता वगैरह लोग जो थे ना, उन्हीं से प्रेरित होकर भारत में जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा थी उसी प्रकार की बनाई गई थी। इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है इसी शैली में निर्मित है। ये याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है ये गंधार शैली में है। इसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला है, बामियान है, भीमरान है। मथुरा मूर्ति कला शैली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह स्वदेशी मूर्ति कला शैली है, मतलब अपनी भारतीय शैली है। और भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है, याद रखिएगा, प्रथम मूर्ति जो है ये मथुरा शैली में ही निर्मित हुई थी और यह आध्यात्मिक मूर्ति कला शैली है। इसमें अधिकतर जो है मूर्ति पद्मासन अवस्था में है। इस शैली में जो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया और इसका जो क्षेत्र है मथुरा, सारनाथ और सांची है। अमरावती शैली के बारे में बात करते हैं तो यह शैली राजकीय संरक्षण प्राप्त था लेकिन वास्तविक विकास जो है लोक कला के रूप में हुआ था। इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन, गैर धार्मिक मूर्तियों का निर्माण हुआ था और इस शैली में जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया है। प्रमुख केंद्र जो है अमरावती और घटसाल और नागार्जुन कोंडा है। आगे बात करते हैं, सोना से आभूषण बनने में मिलाया जाता है क्या? कॉपर, सबको पता है। देखिए सोना, चूंकि प्योर सोना से आप कोई आभूषण नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मैल्यूएबल और डक्टाइल होता है। तो शुद्ध सोना एकदम आपका, उसको आप चाकू से काट सकते हैं, ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं, एकदम लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल, उसका बन ही नहीं पाएगा। इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। तो सबसे अच्छा जो 24 कैरेट सोना, वो उसका ज्वेलरी नहीं बनता है, स्टार्टिंग होता है 22 कैरेट से। 22 कैरेट में 22 भाग सोना होता है, 2 भाग कॉपर होता है और इसका हॉलमार्क जो है 916 है। इसी प्रकार 20 कैरेट सोना में 20 भाग सोना, 4 भाग कॉपर होता है, इसका हॉलमार्क जो है 833 है। इसके बाद जो 18 कैरेट सोना में 18 भाग सोना और 6 भाग कॉपर हॉलमार्क है, जिसका नंबर 750 है। अगला है, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं Z इज इक्वल टू A माइनस N। A माइनस N, जहाँ N न्यूट्रॉन है, Z जो है परमाणु संख्या है। इस फॉर्मूला को निकाला जाता है इस फॉर्मूला से, और इसमें जो है A की वैल्यू 24 है और उसका N की वैल्यू ये है, तो इसमें 11 निकलता है। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1963 में पारित हुआ था। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है चूंकि। राजभाषा अधिनियम जो है 1963 के तहत संघ के सभी सरकारी कार्य और संसद के कार्यवाहियों में अंग्रेजी के प्रयोग जारी रखने के साथ साथ हिंदी का प्रयोग उत्पन्न किया गया था।
और किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की राजभाषा के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है। उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाही भाषा अंग्रेजी होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें मूल रूप से 14 भाषा थी। 14 के बाद जो अगला जो 6 भाषा जुटा है, सॉरी 8 भाषा जो जुटा है, वो देखिए कैसे जुटा था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझ लेते हैं इससे संबंधित जो है। जैसे 343 जो है ये आपके संघ की भाषा से संबंधित है। 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। 346 जो है राज्य एवं राज्य केंद्र के बीच संवाद के लिए भाषा है। 348 जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 350 ए जो है मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा से संबंधित प्राथमिक स्तर पर है। और 350 बी जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भाषा है। चलिए आगे बात करते हैं। जोशी ने चित्र से कहा हिंदी का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। आइए, मुद्रा का कार्य क्या होता है? अगला क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स का है। तो मुद्रा का कार्य मूल्य का मापक, बिल्कुल सही है। स्थगित भुगतानों की माप, बिल्कुल सही है। और मूल्य का संचयन, बिल्कुल सही है। देखिए उपयुक्त सभी कथन सही है। मुद्रा से संबंधित, मुद्रा कोई भी एक ऐसी वस्तु होती है जिसे लोग लेन देन के रूप में क्या करते हैं, स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। और मुद्रा के निम्न कार्य है: मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम होता है, स्थगित भुगतानों की माप होती है, मूल्य का एक भंडार होता है, मूल्य हस्तांतरण का साधन होता है, साख का आधार होता है और लेखांकन की एक इकाई होती है। कुछ मुद्रा के प्रकार जैसे दिया हुआ है, जैसे आपका वैधानिक मुद्रा है, यह वह मुद्रा होती है जिसमें गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा होता है, जिस मुद्रा का प्रयोग लेन देन में कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। और यह वह मुद्रा होती है जो वास्तव में व्यवहार में नोट और सिक्कों के रूप में प्रचलन होती है। साख मुद्रा क्या है? तो यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सांकेतिक मुद्रा, प्रमाणिक मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, ये सब है, इसको देख लेना है। चलिए अगला है आपसे निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। 10वां आसियान डायलॉग 2025, 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यहाँ पे आइए इसको देख लेते हैं। चलिए 10वां जो रायसीना डायलॉग 2025 है, नई दिल्ली भारत में किया गया। नॉर्मली ये रायसीना डायलॉग दिल्ली में ही होता है। 51वीं जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका जो आयोजन था कनानेकिस कनाडा में किया गया था। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। एआई एक्शन समिट में फ्रांस अध्यक्ष तथा भारत उपाध्यक्ष था, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज किसने जीता है? तो याद रखिएगा मिस विश्व सुंदरी का खिताब बोल रहा है, किसने जीता है? तो ये ओपल सुजाता चुवांगसरी है जो कि थाईलैंड की है। तो वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं ये आपका प्रतियोगिता था, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का जो ताज है थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है। और उसके पहले जो गज विजेता, जो चेक गणराज्य की विजेता थी, जिनका नाम था क्रिस्टीना पिसचकोवा जो थी, उन्होंने इनको ताज पहनाया है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें उप विजेता कौन है, तो इथियोपिया की हासेट डेरेज जो है वो प्रथम उप विजेता है तथा पोलैंड की माजा क्लाज्डा जो है वो द्वितीय उप विजेता है। इस प्रतियोगिता में फाइनल का आयोजन 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद में संपन्न हुआ था। और प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो 2023 की जो फेमिना मिस इंडिया थी, जिनका नाम नंदिनी गुप्ता था, उन्होंने किया था। अच्छा, भारत जो है अब तक केवल 6 सुंदरियां, भारत की जो है केवल 6 सुंदरियां ही विश्व सुंदरी बन चुकी हैं, मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। जो जिसमें सबसे पहली बार जो है रीता फारिया जो है 1966 में बनी थी, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी, फिर 1997 में है जो डायना हेडेन बनी थी, और 1999 में जो है युक्ता मुखी बनी थी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी थी, 2017 में मानुषी चिल्लर बनी थी। अच्छा, अभी एक और न्यूज चल रहा था, मिसेज यूनिवर्स का बात चल रहा था। मिसेज यूनिवर्स का खिताब पहली बार जो है भारत ने 1948 के बाद पहली बार भारत ने मतलब ये किताब जीता था। जिसको जीतने वाली कौन थी ये आप लोग याद बताइएगा, हालांकि मैं ही बता देता हूँ, सेरी सिंह थी, सेरी सिंह, और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा से थी। चलिए आगे बात करते हैं, मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, तो ये पूछ सकता है आपसे कि मतदाताओं के लिए नोटा जो है का विकल्प कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके 2013, 10 और 2 उधर जो ऑप्शन था, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2013 में नागालैंड में सबसे पहली बार, 2013 में ये शुरू किया गया था। मतदाताओं के लिए नोटा जो है नन ऑफ द एबव इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी-कभी पूछ देगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो इसका शुरुआत जो है 2013 में शुरू किया गया था। और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जो है चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा का प्रावधान किया था। और यह प्रावधान जो है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और एनसीआर जो है और राजस्थान के विधानसभाओं में 2013 में प्रयोग किया गया था नोटा का। भारत में चुनाव सुधार से अगर हम संबंधित बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन जो है इसमें वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था 1988 में। अगर हम ईवीएम की बात करें, चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा है, तो इस सब चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, और ईवीएम जो है 1999 में ईवीएम का प्रयोग गोवा विधानसभा में चुनाव में पहली बार किया गया था, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। याद रखिएगा, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग गोवा विधानसभा में 1999 में किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा करने का आदेश जो है चुनाव आयोग द्वारा कब घोषित किया गया था? 2003 में। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 2009 में। मतदाता सूची में जो ऑनलाइन नामांकन है ये कब से शुरू किया गया था? 2013 से। वीवीपैट, जिसको हम लोग वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल बोलते हैं, मतलब आप जो वोट दिए थे वो पर्चा निकलता है, वही पर्चा को हम लोग वीवीपैट बोलते हैं। मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट, मतलब आप जो दिए क्या सही में उसमें गया है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो गया है, उसी को वीवीपैट जो है। तो इसकी शुरुआत जो थी 2013 में नागालैंड के नौकासेन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया गया था पहली बार। मत पत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो का प्रयोग जो है पहली बार जून 2015 में 6 राज्यों में उपचुनाव के दौरान पहली बार प्रयोग किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है, और इसमें सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की उचित बताया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के कुछ गुण जो होते हैं क्षार धातुओं के तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके दो समस्थानिक होते हैं, ना तीन होता है, इसके तीन गुण समस्थानिक होते हैं। हो इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हाइड्रोजन के कुछ जो गुण है वो क्षार धातु के समान तो तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में इसे जो है क्षार धातुओं के समान समूह एक में रखा गया है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम होता है, जिसमें ट्राइटियम जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है, सही बात है। यह जल में पूर्णतः विलय होता है, नहीं। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है। पूर्णतः विलय हो जाएगा तो फिर तो इसका उपयोग ही आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है श्वेत रवेदार पाउडर होता है और यह जल में लगभग अविलय होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है CaCO3 होता है और प्रकृति में कई रूपों में जैसे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि के रूप में पाया जाता है। बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर इसे बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में करते हैं, बुझे चूने के निर्माण में करते हैं, टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में करते हैं और च्युइंगम के घटक और सौंदर्य पदार्थों के पूरक के रूप में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन में। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों के आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन जो होता है हैलोजन वर्ग का तत्व होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस वर्ग में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। हैलोजन के अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता के आधार पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। आयोडीन जो होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है और एस्टेटिन भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये पृथ्वी के भूपट्टी पर दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला तत्व होता है। सभी हैलोजनों में सबसे छोटा आकार जो होता है फ्लोरीन का ही होता है और हैलोजनों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की होती है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है और अभी आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में इसी का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास की थी, जो वहां के मुख्यमंत्री रेणु गुप्ता जो विफल हो गया था, 3.5 करोड़ रुपया डूब गया था। चलिए आगे बात करें तो राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। पुष्कर, आना सागर और रामगढ़ और सांभर। तो देखिए जो आना सागर झील है ये एक कृत्रिम झील है। आइए इसके इतिहास को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इसको समझा जाए। देखिए जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील का निर्माण जो है 1685 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था और यह राजस्थान में उदयपुर जिला में स्थित है। आना सागर झील का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के परदादा जो थे अड़ो राजा थे, उन्होंने करवाया था। और पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में अजमेर जिला में स्थित झील है और यह हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थस्थल मानी जाती है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है जो अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील जयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थित प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, तो फतेह सागर झील हो गई, नक्की झील हो गई, पिछोला झील हो गई, बालसमंद झील हो गया और सिलीडेट झील हो गया। देखिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है उलर झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है और यह रिहंद नदी पर बनाया गया बांध है। इसी प्रकार भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है चोलामू झील है जो सिक्किम में है और तीस्ता नदी के उद्गम यही से होती है। तो याद रखिएगा तीस्ता नदी का उद्गम जो है चोलामू झील से होता है जो कि सिक्किम में है। महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिले में स्थित जो लोनार झील है ये एक ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। और लोकटक झील जो है मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। ऊंट कांडल पुल जो है डल झील के बीच स्थित है और इसका जो अधिकांश भाग है निशांत भाग से दिखाई देता है। वेवनाड झील जो है केरल में एक लेगून झील है और इसी झील में जो है वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकैया प्रतियोगिता होती है हर एक साल। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 118 है और NH 548 है। NH 118 जो है झारखंड राज्य में आसन बनी और जमशेदपुर शहर को जोड़ता है, वहीं NH 548 जो है महाराष्ट्र राज्य में, दोनों की लंबाई जो है 5 किलोमीटर में। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित कर दी हैं, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की जो है पुलिस, PSC और घुड़सवार आरक्षित फायरमैन जैसी भर्तियों में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया और इस आरक्षण को 36 आरक्षण बताया गया है। अर्थात जो अग्निवीर अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा, पर यह उनकी आरक्षित श्रेणी SC ST OBC के अंदर ही होगी। साथ ही अच्छा याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो आरक्षण है SC ST और OBC जो सामान्य आदि के अंदर ही ये आरक्षण काउंट किया जाएगा। यह नीति 2026 से लागू होगी जब पहला अग्निवीर बैच सेवा पूरा करेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को और देख लेते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय जो है 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अग्निवीरों की सेवा अवधि जो 4 वर्षों की होती है। अग्निवीरों की सेवा समाप्ति के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी किया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती का न्यूनतम आयु जो है 17.5 वर्ष है। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को मिलने वाली सेवा निधि राशि जो है लगभग 11.71 लाख होती है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण जो घोषित किया गया वो तेलंगाना में स्थित है। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना में कुमराम भीम जो है को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है और यह रिजर्व जो है कवाल टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र है। और जो कुमराम भीम जो है को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित करने का आदेश जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तेलंगाना सरकार ने दिया और इसका मुख्य उद्देश्य जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रिजर्वों के बीच बाघ संपर्क बढ़ाना है। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर्य मॉडल गांव घोषित किया गया है। याद रखिएगा भारत का पहला
जो है ये सौर मॉडल जो गांव है किसको घोषित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को किया गया। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया और हाल ही में आईएनएस अरनाला जो है उनको विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो आईएनएस अरनाला को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो है 29वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई और आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र का पहला क्या है, जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो आईएनएस गुलदार जो है महाराष्ट्र का पहला जलमग्न संग्रहालय बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कि आपके डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2024-25 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य को देख लीजिए। आईपीपीबी को यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक बैंकिंग इकाई है जिसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 2018 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। देखिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में जो अजीत पवार है इन्होंने पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन जो है उसका उद्घाटन किया था। तो भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन जो है अजीत पवार ने पुणे में किया था। पुदुचेरी जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया, तमिलनाडु में। वंदे गंगा जल जो संरक्षण अभियान है इसकी शुरुआत
देखिए, सूर्य का जो विकिरण है ये सीधे वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। सूर्य की विकिरणें जो है पहले पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और सतह से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण जो है ये वायुमंडल को गर्म करता है और इस कारण वायुमंडल हमेशा जो है नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल शुष्क हो जाती है और जलवाष्प का अधिक भाग निचले क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, इसलिए ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता कम पाई जाती है। चलिए आगे बात करें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर हर 1 किलोमीटर पर ऊंचाई पर तापमान में जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। वायुमंडल में जो है 5 भाग होते हैं, जैसे सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल होता है, उसके बाद आपका मध्य मंडल मेसोस्फीयर होता है, उसके बाद आपका आयनो मंडल होता है, उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर होता है। सबसे सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे होती है, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में होती है और इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, जिसमें क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर की बात हो रहा है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों पर एक 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है और क्षोभ मंडल जो है क्षोभ सीमा में समताप मंडल से अलग होती है। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मोटाई 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। इस मंडल में विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है जिसे हम लोग मूलाभ मेघ कहते हैं और इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है
विमान किसी मंडल में उड़ान भरते हैं, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और मध्य सीमा में मध्यमंडल से अलग होता है, और मध्यमंडल जो है समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। आयन मंडल जो है मध्यमंडल के ऊपर जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण जो होते हैं पाए जाते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। बाह्य मंडल जो है, यह मंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है इसमें, और इसमें अरोरा जो बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो है वो घटनाएं घटित होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? टेनिन, गोंद, यूरिक एसिड और लैक्टेस। यूरिक एसिड नहीं है, ये मनुष्यों में पाया जाता है। यूरिक एसिड पौधों के उत्सर्जन का उत्पादन नहीं है, पर पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड अम्ल होते हैं, ये मनुष्यों में पाए जाते हैं। वैसे जीव जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, वैसे जीवों को यूरिकोटेरिक जीव कहा जाता है। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, देखिए रेनिन, गोंद, लैक्टेस ये सब पादप उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। रेनिन चिड़ नामक पदार्थ, जो रेनिन होता है ये चिड़ नामक पादप का उत्सर्जी पदार्थ होता है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित समूह में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? निडेरिया, कवक, आदि जंतु। नीचे दिए गए विकल्प का खुद से चयन कीजिए। तो देखिए इसमें तीनों ही सही हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएगा। देखिए जो निडेरिया है, कवक और आदि जंतु है, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। सहजीवी संबंध जो होता है दो या दो से अधिक जीवों के मध्य घनिष्ठ पारिस्थितिकी संबंध होता है। और निडेरिया और डाइनो फ्लैगलेट शैवाल जो है इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है। निडेरिया जो है एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आने वाला संघ है। लाइकेन, शैवाल और कवक का सहजीवी सहवास होता है। और आदि जंतु जो होते हैं, जिसको प्रोटोजोआ में भी हम बोलते हैं, प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, सहजीवन एक प्रोटोजोआ एक और एक कोशिकीय जीव तथा एक प्रोटोजोआ एवं बहुकोषीय जीवों के बीच में पाया जाता है। अस्थि एवं उपास्थि क्या है? तो अस्थि एवं उपास्थि जो है एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक। अस्थि एवं उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा जो है उपास्थि होता है। शरीर की गति में इसे तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि एक उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं। मैट्रिक्स के लवणों की उपस्थिति में अस्थियां कठोर हो जाती हैं। मनुष्य में जो तंत्र है 206 अस्थि और कुल उपास्थियों का बना होता है। आगे आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? तो देखिए अनुच्छेद 250 है। अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 250 जो है संसद आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए कुछ अनुच्छेद को और पढ़ लेते हैं। यह शक्ति जो है अस्थायी प्रकृति की होती है और आपातकाल की शक्ति के समाप्ति के बाद ये भी समाप्त हो जाती है। कानून की वैधता जो होती है वो आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक ही रहती है, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। अस्थायी प्रकृति का होता है इसके तहत बनाया गया कानून जो है केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता है और हर 1 वर्ष पे जब तक इसको चलाना आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। उदाहरण जैसे जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संशोधन इसी के तहत हुआ था। अनुच्छेद जो 253 है यह संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या कन्वेंशन को लागू करने के लिए पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और यह संसद की विधायी शक्ति को और मजबूत करता है। अनुच्छेद जो 260 है इसमें जो है भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और यह प्रावधान जो है भारत सरकार को विदेशी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने की शक्ति देता है। अगला है हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम जो है किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसको आपके ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शुरू किया है। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम की शुरुआत जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया है और यह स्कीम युवा खिलाड़ियों के लिए है जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और यह U7 से U19 मतलब अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग को कवर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देकर खेल पर ध्यान केंद्रित करने से है। भारत ने जो है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में कुल 16 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 12 स्वर्ण था, 3 रजत था, 1 कांस्य था। हाल ही में जो सऊदी अरब ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। टोराइज किसने लॉन्च किया? ये आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। हाल ही में अन्ना मुजीचुक जो है ने नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है और प्रदीप नरवाल ने हाल ही में कबड्डी खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कार्लोस अल्काराज जो है ने हाल ही में दूसरा क्विज क्लब का खिताब जीता है। तो ये था आपका टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।